चैनल लर्न विद कीरू। आज हम ड्रिल नंबर 46 सोल्व करेंगे मेन चेकलिस्ट नंबर 9 में। इससे पहले कि जितनी भी चेकलिस्ट आई है उनको हम अलग अलग पार्ट में सोल्व कर चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। उनके नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो ड्रिल 46 में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ना डाटा सफिशिएंसी बेस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या बोला गया है कि नीचे ना 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें डाटा को केयरफुली रीड करना है और हमारे आंसर को मार्क करना है, ठीक है। और ये बताना है कि कौन सा डाटा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एम एन और एस ये ना एक स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं 2, 5 और 7 में ना इन्वेस्ट करके फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। टाइम पीरियड सेम ही है 3, 3, 3, वैसे ना लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ठीक है। तो प्रॉफिट रेशो भी आ जाता है 3 दूनी 6, 5 3 15, वैसे ना काट ही दो इसको, तो 2, 5, 7 ही आ गया। आगे हमारे पास क्या पूछा गया है, इसने हमें एस का प्रॉफिट बताना है कि एस को कितना प्रॉफिट मिलेगा। और तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की गई थी ना वो 1,12,000 है। तो इससे तो कोई आंसर नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट होती तो हम इसका प्रॉफिट बता सकते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बांट भी दे तो भी रेशियो तो यही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहली सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्या कहती है कि एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कमाई गई है हर साल वो 12,600 है। हाँ, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ना वो हमारी क्या है, सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। थर्ड क्या कहती है, प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इज, क्योंकि यहाँ पे ना ये एवरेज है तो मैं बता भी देती हूँ, 12,600 की 3 साल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम फिर इस रेशियो में बांट देंगे तो हमारे पास एस का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट कि जो प्रॉफिट कमाया गया एट द एंड ऑफ द ईयर वो 27/8 टाइम है टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो पहली और तीसरे को मिला दे तो आंसर आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्रॉफिट का टाइम्स बता रखा है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी प्रॉफिट पता चल जाएगा और रेशियो हमें मिल गया था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्या कह सकते हैं कि ओनली सेकेंड या फर्स्ट प्लस थर्ड ये हमारे सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो ये आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन है ना ये 2 स्टेटमेंट के द्वारा फॉलो हो रहा है और हमें ना रीड करना है उनको और बताना है कि वो सफिशिएंट है यानी आंसर देने के लिए। तो प्रेजेंट डेज क्या कहती है, हमें ए बी सी की है 7x 5x 9x और डिफरेंस है 20 साल का ई और एफ की एज में। ई और एफ की एज में 20 साल का, मैं ये नहीं पता कौन सा बड़ा, बस ऐसे ही लिख दिया मैंने, मतलब या तो एफ माइनस ई हो गया, ई माइनस एफ होगा। फिर आगे बोल दिया डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड एफ हमें बताना है, और जहाँ पे जो एफ है ना उसकी एज 60 साल से तो बड़ी ही है, ये भी हमें बता रखा है। आगे बता दिया हमें स्टेटमेंट 1 में प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड ई, बी और ई की एज, तो ई की भी हमें पता चल गई कितनी 7x, क्योंकि बी की तो 5x है तो 5 के बराबर ही होगी, तो 1 यूनिट तो मतलब 7x, ठीक है। और ए 10 साल छोटा है सी से, ठीक है, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास सब की जा जाएगी, तो ई की आ गई 35। तो ई की अगर 35 है तो एफ़ की हम कितनी बता सकते हैं 55। लेकिन भाई क्वेश्चन में तो जो आंसर दे रखा है ना चेक लिस्ट में वो तो दे रखा है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला था कि एफ़ की एज 60 साल से बड़ी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो उसकी एज 55 आ रही है, ठीक है। तो ये रॉन्ग होना चाहिए, और ठीक है आप भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इसी के बेस पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प लें तो ये हमें कहती है कि एज ऑफ बी इज 5 ईयर हंस। देखो हमारे पास है ना ए बी सी का रेशियो था 7x 5x 9x, और ये बोला था कि ना जो ए की एज है प्रेजेंट है वो 35 है, मतलब 35 है ये, तो 7 7 5 35, मतलब ये 25 होगी, पापा 25, और ये 9 चौक 9 5 45 है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों की एज आ गई, और इसने बोला था कि है ना बी की एज 5 साल बाद, हंस का मतलब होता है आगे, आगे मतलब बी की 5 साल बाद हो गई 30, और ई की 9 साल पहले का, ठीक है, 30 अपॉन में ई की 9 साल पहले का रेशियो 6 7 का 6 5 30, मतलब ई की 9 साल पहले आ गई 35, ठीक है।
तो 35 आ गई, तो 9 साल बाद कितनी होगी 44। 9 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज है ई की 44, और एफ की एज इससे क्या होगी 20 बड़ी, क्योंकि वो हम कह रखे हैं ना कि 60 साल से बड़ी है, तो मतलब एफ की एज हमारी कितनी आ गई 44 64। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारी सफिशिएंट है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। देखो, ये हमारे पास डाटा था, हमने एक्स में मान थी ये बोल रखा था, और एफ़ की ये 60 साल से बड़ी ये बोल रखा था तो ई का आ गया था, और है ना ए और सी का डिफरेंस 10 साल था। वहाँ से है ना हमारे पास सी की जो वैल्यू मतलब एक्स की जो वैल्यू है, क्योंकि 2x आएगा नहीं है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई थी, उसकी एलसीएम हम सब की एज निकाल सकते थे। तो ई की एज हमारे पास 35 आ रही, तो एफ क्यू के हिसाब से 55 आ रही, लेकिन वो 60 से नीचे आ रही, मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई क्वेश्चन ने तो उसे मतलब सही माना है, तो आप देख लेना। सेकंड में भी हमारे पास यही रेशो थी, और है ना ए की 35 बता रखी थी, तो उसकी एल से बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। फिर इसने बोला था 5 साल बाद बी की होगी 30 साल, ठीक है, लेकिन बी और ई का रेशो दे रखा था हमारे 6-7 का, और ई की 9 साल पहले की, तो हमारे पास ई की जो एज है ना प्रेजेंट की वो भी आ गई 44, 35 में 9 जोड़ने के बाद, तो एफ की एज भी आ गई हमारे पास 64। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी है ना सफिशिएंट होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में तो इसने भाई दोनों मान रखे हैं, तो भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है सीधे कि एफ के 60 साल से बड़ी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो वो 55 आ रही है, तो आई थिंक वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। हमें ना दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, फाइंड आउट करना है इन्फॉर्मेशन की सफिशिएंट है या नहीं। तो हमें क्या दिया गया है 64 की पावर 1/m प्लस 6 की पावर n। ओके, और पहली स्टेटमेंट बोल रखी है कि प्रोडक्ट है ना एम एन का वो हमारा 24 है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, इनका ही रेसिप्रोकल यही हो सकती है। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट दे दी इसने, एवरेज एम और एन का 5.5 है, मतलब सम कितना है 11 है। तो इनका सम अगर हम देखें तो सिर्फ दो एक ही सिचुएशन है, या तो आप ऐसे ले लो, चलो ये नहीं, तो अगर हम दोनों को यूज़ करें फर्स्ट और सेकंड को, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, m = 24/n पुट कर देंगे, तो वहाँ से एक इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, तो वहाँ से ना n की 2 वैल्यू आती हैं, प्लस का a प्लस का 3, ऐसे ही m की भी 2 ही वैल्यू होंगी 3 और 8। तो मतलब हम बता नहीं सकते कि कौन सा आंसर होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, तो मतलब नॉट सफिशिएंट होगी दोनों की दोनों, इस केस में नॉट सफिशिएंट। ठीक, कैसे दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ देखो, ये हमें दे रखा था m और n का प्रोडक्ट, तो ये हमारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो हमने माना m = 24/n, तो हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो यहाँ से n की और m की दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, मतलब दोनों ही सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर एक केस कट हो जाता तो हमारा आंसर आ सकता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें डाटा को ना केयरफुली रीड करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो बोल दिया कि है ना पेट्रोल है, कैरोसिन है, पेट्रोल 280 लीटर है, और कैरोसिन मतलब मान लिया एक्स है, तो मतलब टोटल क्वांटिटी हो गई 280 + एक्स। फिर इसने बोल दिया कि है ना हमें बताना है कैरोसिन कितना है मिक्सचर में। तो पहले स्टेटमेंट दे रखी है, जब 1/7 जो मिक्सचर का है ना वो निकाल लिया, ठीक है, तो 1/7 निकालोगे तो 280 का 1/7 होता है 40, ठीक है, और x का 1/7 होगा x/7, ये हमने निकाल लिया और इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, ओके। फिर है ना 60 लीटर और प्योर कर दिया कंटेनर में, तो देखो इसमें से 40 गया, इसमें से x/7 गया, तो कितना बचेगा, ये बच गया हमारे पास पेट्रोल और कैरोसिन, ये 240 बच गया, और वो 6/7 x बच गया, क्योंकि हमने निकाल दिया था मतलब x/7, और इसमें फिर 60 लीटर और पेट्रोल डाल दिया, और इनका रेशियो हमारे पास क्या दे दिया इसने 1:5। तो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारे पास कैरोसिन की पता चल जाएगी। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि है ना अगर क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन है वो 80 लीटर ज़्यादा होती, देखो 280 पेट्रोल और कैरोसिन x था, अब कहता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन है ना 80 लीटर ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन है ये ही 80 लीटर ज़्यादा हो, किससे, मोर एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हैड बीन 20% लेस, और ये 20% कब हो, तो मतलब 280 का 20% हटा देंगे, मतलब तो ये आ गए 224। ओके, तो कहता है कि
जो टोटल क्वांटिटी होगी ना मिक्सचर की वो सेम रहेगी, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, वही 280 प्लस एक्स की। ठीक है, तो लेकिन अगर हम ऐसा ही करते हैं 224 प्लस एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 280 प्लस एक्स, तो इससे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इन क्वेश्चन 4। कैसे, एक मिनट, हाँ देखो ये था पहला केस, पहली स्टेटमेंट थी, हमें दे रखा था, हमने 1/7 उसका निकाला, मतलब ये दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो रिमेनिंग इतना बच गया। ठीक है, तो रिमेनिंग इतना बच गया, तो हमने क्या किया फिर इसमें 60 लीटर और पोर किया, ये रेशियो आ गया, तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन दूसरा अगर केस देखें तो उसमें हमारा ये पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वेट भी नहीं आ रही, तो ये होगा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि वो सफिशिएंट है या नहीं। एक शॉपकीपर ने ना 2 आर्टिकल्स खरीदे हैं। ठीक है, तो सीपी 2 आर्टिकल्स फर्स्ट एंड सेकंड, एक बोल रखा है कि है ना दूसरे का जो सीपी है वो पहले वाले से 90 ज़्यादा है, मतलब अगर एक का एक्स है तो दूसरे वाले का एक्स प्लस 90 होगा। फिर पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि वो ना पहले आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे को 20% लॉस पे बेचता है, तो ओवरऑल उसे ना 8 का लॉस होता है। ठीक है, तो देखो एसपी क्या आएगा, एक्स का 160% और ये होगा एक्स प्लस 90 का 80%। ठीक है, तो यहाँ से जो एसपी है और जो सीपी है दोनों का टोटल, उसमें से अगर टोटल सीपी से एसपी घटाएंगे तो 8 के बराबर आएगा, एक ही वेरिएबल है तो हमारा तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ऐसे ही दूसरी वाली भी सफिशिएंट होगी, क्योंकि इसमें बस ओवरऑल प्रॉफिट बताया, उसमें लॉस था और है ना इसमें दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, और है ना जो भाई एसपी सीपी है वो दोनों का वही है जो इसने एक्चुअल में बताया। तो देखो कैसे हो जाएगा कि पहले दूसरी थी और है ना यहाँ पे 60% प्रॉफिट 20% लॉस था, ओवरऑल 8 था, तो यहाँ से एसपी आया और यहाँ से ये दोनों का एसपी ऐसे है, और फिर टोटल एसपी टोटल सीपी, तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एक्स के 25 आ गया, मतलब पहला सफिशिएंट है। ठीक है, एक मिनट, हाँ फिर दूसरी स्टेटमेंट में भी यही है, यहाँ पे ना 28 प्रॉफिट हो रहा है और वही परसेंटेज भी 20-20 है दोनों के लिए, तो सेम टू सेम पहले पार्ट की तरह, मतलब दूसरा भी सफिशिएंट है। तो हम कह सकते हैं कि अलोन फर्स्ट एंड अलोन सेकंड बोथ आर सफिशिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 47th ड्रिल में, यहाँ पे ना ये सेल्स बता रखी है गलत है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा इफ़िशियंसी बेस है, पाई चार्ट दिखा रखा है, इफ़िशियंसी है ये BCDE की किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। ठीक है, जो टेबल दी गई है ना नीचे वो हमें इफ़िशियंसी दिखा रखी है PQRST की कितनी ज़्यादा है ABCDE के कंपैरिजन में, मतलब ये तो PQRST की दिखा रही है और ये BCDE की ए के कंपैरिजन में दिखा रखी है। तो यहाँ पे मेन रोल आपका रहेगा परसेंटेज की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसका। ठीक है, तो देखो ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और इधर A है इनके। ठीक है, ओके, पहली परसेंटेज है 31.25, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ना 25 प्लस 6.25, और 25 होता है 1/4 और 6.25 होता है 1/16, तो ये कितना आ गया 1/16, तो 16 एलसीएम लिया तो 4 चौक 16, मतलब 5/16, तो मतलब 16 जब A है ना तो B कितना है 5, तो 16:5 आ गया इसका। ठीक है, क्योंकि A के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट इसने बोला 43.75, ये होता है हमारा, अगर 50 में से हम 6.25 घटा दे तो आता है, इसकी 1/2 होती है, इसकी 1/16 होती है, तो एलसीएम 16 आएगा, तो कितना आया 7/16, मतलब A 16 है तो B कितना है 7 है। ओके, नेक्स्ट बोल रखा है 68.75%, मतलब 50 प्लस 18.75, तो 50 तो 1/2 ही होता है, और ये देखो ये 6.25 का 3 गुना है, मतलब 3/16, तो ये आ गया 11/16 एलसीएम लेने के बाद, मतलब 16 A है तो 11 हमारा D है। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज है 56.25, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6.25, 50 1/2 ही होता है, 6.25 1/16 होता है, तो एलसीएम वही 16, तो आ जाएगा 9। ओके, तो मतलब A 16 है तो जो E है हमारा वो क्या है 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, A तो सभी केसेस में 16 था, B 5, C 7, D 11, E 9। ओके, ये क्या आ गई इन सबकी इफ़िशियंसी एज यू सी। देखो
ये हमें इफ़िशियंसी की परसेंटेज दी गई थी ए के कंपैरिजन में। आपने ऐसे ही नहीं खोला है, ठीक है, ताकि अगर आपको एक्चुअल याद ना हो तब आप ऐसे कर सकते हो। फिर इनका एलसीएम लिया, फिर ए के कंपैरिजन में ये इनकी इफ़िशियंसी आई है। ओके, तो इफ़िशियंसी ये हमारे पास किसकी आ गई, बी सी डी ई की आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारे पास आ गई किसकी, ए बी सी डी ई की, इन सब की आ गई इफिशियंसी। अब इन्हीं के बेस पे हमें पी क्यू आर एस टी की निकालनी है। और इसने क्या बोल रखा है कि पी क्यू आर एस टी की इफिशियंसी कितनी कम या ज़्यादा है ए बी सी डी के कंपैरिजन में। वो हमें बताया है कि भाई पहले आपको परसेंटेज बता दें, जैसे 25% होता है 1/4, 140 भाई 2 7 14 5 10 मतलब 7/5, और 42.85 ये हमारा जैसे 14.28 होता है वो 1/7 के बराबर होता है, तो उसी का 3 गुना होता है, तो मतलब ये होती है 3/7, और ये होता है 3/11, और ये होता है 2/9। ओके, तो इन्हीं में अगर प्लस साइन है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। कैसे, देखो यहाँ पे हमने कैसे कर रखा है, यहाँ पे हमने ऐसे ही किया है। देखो ये थी इनके कंपैरिजन में, ये हमारे पास इनका फ्रैक्शन फॉर्म आया, तो 16 पे ये घट रहा है मतलब 3/4 लेंगे तो ये आ गई। ठीक है, 1 मिनट ऐसे, हाँ, और फिर ये हमारा प्लस हो रहा था तो प्लस मतलब 7 5 12 अपन में 5। ठीक है, तो मतलब इन सब की पी क्यू आर एस टी की इनकी इफिशियंसी भी हमारे पास आ गई। बस अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें, पहला एस अलोन कंप्लीट करता है एक काम को 90 दिन में, और एस की इफ़िशियंसी हमारे पास आई 8, तो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया हमारा 720, क्योंकि जितने दिन वो ले रहा है और जितनी उसकी इफ़िशियंसी है उन्हीं का ही तो मल्टीपल हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 720। अब आगे क्या बोला है इसने हमारे से, 1 मिनट, हाँ, कि कुछ दिन बाद देखो बी और डी ने काम करना स्टार्ट किया, फिर है ना कुछ दिन लगा लो, हमने मान लिया n दिन तक काम किया, फिर उसके बाद बी छोड़ के चला गया और फिर डी ने काम किया, और टोटल काम है ना वो x दिन में पूरा होता है, तो मतलब x माइनस n दिन तक। ठीक है, डी ने काम किया तो 720 जो काम था वो पूरा हो गया। अरे बी और डी क्या, इनकी एफिशिएंसी पुट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा ये, देखो इसमें एक केस और दिया है कि अगर वो बी काम ना छोड़ता, मतलब बी और डी अगर काम करते, तो कहता है कि जो काम है ना वो पूरा हो जाता है, 81.81 होता है 9/11x। ठीक है, दिन में पूरा हो जाता, जो किसके बराबर होता, 720 के। और बी की इफ़िशियंसी है हमारी 5 और डी की इफ़िशियंसी है हमारी 11, तो क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई 9x अपॉन में 11 इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 55। ओके, अब पहला केस था हमारे पास कि b और d n दिन तक काम करते हैं, d है वो x माइनस n दिन तक काम करता है 720। तो मतलब d ने तो टोटल जो x दिन है उन तक पूरे दिन काम किया है, तो d x दिन तक काम करेगा, मतलब x की वैल्यू 55 है, तो मतलब d की एफिशिएंसी 11 मल्टीप्लाई 55 मतलब d ने 605 काम किया। तो 605 अगर 720 से चला गया तो कितना काम बच गया, 115। वो कौन करता है, बी, कितनी इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी, तो मतलब 23 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। ओके, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड केस था, पहले हमने इसको सोल्व किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई, उसका यूज़ हमने किया कि डी ने 605 काम किया, फिर बचा हुआ 115 ए बी ने किया, तो वहाँ से 23 उसका आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट का। फिर इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ना सबकी इफिशियंसी दी गई है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इसमें। जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, इसने बोला कि पाई चार्ट में बताना है, तो हमें पता है कि एक जो पाई होती है ना वो हमारे 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी जितनों की भी इफिशियंसी है उनको सम को आपको ना 360 के बराबर दिखाना है, और आपको सेंट्रल एंगल टी ओ डी का बताना है, तो उनको टी ओ डी की इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देना है उससे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉलोइंग मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस की हेल्प से ही देखना है, काम जैसे लेके जैसे जो भी इफिशियंसी है उनसे काम निकालना है, और फिर देखना कि किससे जो मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन की हेल्प से होगा ये, तो मतलब ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम 48 का। तो यहाँ पे ये है ना ट्रेन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी दी गई हैं, यहाँ पे ये बस नहीं आएगा, यहाँ पे भी ट्रेन ही आएगा, तो छोटी वगैरह मोटी मिस्टेक्स तो हैं इसमें, तो उनको इग्नोर करें। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमें 48 का,
कि ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट होती है, लगा लो यहाँ से वो स्टार्ट होती है, ओके, मेल और फीमेल है कुछ उसमें, और जो मेल और फीमेल है ना उनका रेशियो है हमारा 4x 5x, ठीक है, इसने बोला है। और इस 4x 5x का जो डिफरेंस है वो 15 है, तो मतलब x की वैल्यू 15 है, तो मतलब 15 चौके 60, 15 पा 75, तो मतलब हमारे पास स्टार्ट में मेल फीमेल आ गए 60 और 75, ओके। फिर बात आती है पहले स्टेशन की कि जो नंबर ऑफ मेल पैसेंजर है ना जो उतरे हैं वो 30% ज़्यादा हैं जो नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर है जो उतरी हैं, तो मतलब उतरने वाले और चढ़ने वाले, ठीक है। तो कहता है कि 30 मेल एंड ए नंबर ऑफ फीमेल बोर्ड द ट्रेन, 30 मेल चढ़े और ए फीमेल चढ़ी ट्रेन में, और टोटल नंबर ऑफ मेल तो 64 हो गए। एक बात बताओ 64 कब होंगे, 60 और 30 को जोड़ा तो 90 होते हैं, क्योंकि ये तो चढ़े ना, लेकिन वो तो एक्चुअली 64 है, तो 90 माइनस 64 मतलब 26 उतर गए, ठीक है। और इसने एक चीज़ और बोली थी कि ना जो उतरे हैं वो 30% ज़्यादा हैं फीमेल से, तो 26 हमारी किसकी वैल्यू हो गई, 13 की, क्योंकि 30% ज़्यादा है, मतलब 10 और 13, तो हमें तो किसका चाहिए, ए का, तो ए का कितना आ जाएगा, 20 पैसेंजर उतरे हैं। तो क्या आया ए का मेल फीमेल में कि 60 थे टोटल, 75 थे, उसमें से ये 26 उतरे हैं, ये 20 उतरे हैं, चढ़े इसमें 30 हैं, इसमें ए हैं, तो ये हो गए हमारे 64 और वो हो गए 55 प्लस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेशन पे पूछे तो हमारे पास मेल फीमेल वही 64 और 55 प्लस ए थे, ठीक है, मैं आपको मैनुअल बाद में दिखाऊंगी। फिर सेकंड स्टेशन पे क्या होता है कि 9 मेल और बी फीमेल उतर जाती हैं, ठीक है, ओके। फिर आगे बोलता है कि ना एंड 35 मेल और 20 फीमेल बोर्ड हो जाती हैं, तो रेशो 6:5 हो जाता है। तो यहाँ पे 64 और 35 हो गए हमारे 69, ओके, 960 60 90, ओके, तो 90 हो गए, और ये हो गए हमारे 75 माइनस बी प्लस ए, यही बोल सकते हो, ए माइनस बी ऐसे कुछ लगा लो, ओके। और इनका रेशियो हमारे पास आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि 90/75 ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6/5 है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास हो गया ये कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब a इक्वल टू बी है। तो इसको हम पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या पता चल गया कि सेकंड स्टेशन पे टोटल कितने बचे हैं हमारे पास लास्ट में, भाई 90 तो टोटल मेल है, फीमेल कितने हो जाएंगे 75, a माइनस बी वही 0 है, तो मतलब 75, तो ये आ गया। अब थर्ड स्टेशन पे जब वो जाती है तो उसके बाद 90 और 75 होते हैं मेल फीमेल, तो क्या होता है 28 मेल गोट डाउन एंड 21 फीमेल गोट डाउन। और कहता है कि टोटल सी पैसेंजर बोर्ड द टोटल है, नव द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर वो तो 80 हो जाते हैं, तो 80 कब होंगे, 90 में से 28 गया तो 70, मतलब 62 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तभी तो ये 80 बनते हैं, ओके। एंड आगे बोला कि एंड द फीमेल पैसेंजर 1/4 लेस देन द मेल, इसका 1/4 मतलब भाई 3/4 मतलब 60, तो ये 60 कब होगा, 75 में से किस 74, 64, 54 में कितने जोड़े मतलब 6, तो ये आ गया हमारे पास फीमेल 6, ओके। तो मतलब सी की वैल्यू हमारी आ गई 24, चढ़े 18 और 6 24, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड स्टेशन से जब हम फोर्थ पे पहुँचे तो हमारे पास 80 और 60 थे मेल फीमेल। अब इसने बोल दिया डी नंबर ऑफ मेल पैसेंजर एंड 15 फीमेल पैसेंजर चले गए और एन मेल पैसेंजर एंड 30 फीमेल पैसेंजर चढ़ गए। और कहता है कि जो नंबर ऑफ फीमेल थी ना वो 60% थी टोटल का, मतलब ये 40 थे ये 60 थे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि 80 60 माइनस डी माइनस 15 प्लस एन प्लस 30, तो यहाँ से ये हमारा आ रहा है 75, लेकिन ये तो 60% की वैल्यू है, मतलब टोटल 125 आएंगे। कैसे, 75 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 100 125, तो ये 75 होती है कितने 50। तो हमें डी और एन की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो 50 मतलब 30 के इक्वल हो। तो यहाँ पे ना भाई क्वेश्चन ने तो एन को 0 माना है, बट मेरे को ये अभी तक समझ नहीं आया कि वो इन्होंने 0 माना तो माना क्यों।
उसके अकॉर्डिंग कर रखा है कि ये 0 है और डी की वैल्यू हमारी 30 की, और कि भाई 80 में से 30 उतर गए तो 50 बच गए। बट वो कंडीशन माननी क्यों, क्योंकि इसने ना कहीं भी और कोई कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी जिससे ये क्लियर हो सके कि जो हमारा डी है वो 30 है और जो हमारा एन है वो 0 है। क्योंकि क्या पता उत्तर 40 जाते और चढ़ 10 जाते तो भी तो वो 30 के बराबर ही होता। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई मेरे को समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या मैं ही कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ, तो आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। आगे बोल रखा है कि क्वेश्चन 1 की A 16 है तो क्या वैल्यू होगी 2B की। तो A तो 16 था तो मतलब B के ही बराबर था, तो 16 × 2 मतलब 32। ठीक है, ओके। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होगा ये पूरा क्वेश्चन। देखो, एक मिनट। मेल फीमेल स्टार्टिंग में हमारे पास आ गए थे क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस पता था हमें। तो यहाँ से स्टार्टिंग में चले, इतने चढ़े, इतने इसमें ए में चढ़े, और ये इनका हमें पता नहीं था लेकिन टोटल पता चल गया था। टोटल पता चल गया तो उससे ये आ गया था क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। फिर इतने ये सारे बी पे आ गए, इतने उतरे, इसमें से इतने इतने चढ़े, टोटल बता रखा था और रेशियो था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू वो हमारा 0 की इक्वेट आया। फिर इससे हमारे पास थर्ड स्टेशन पे चले गए तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया। फोर्थ पे डी उतरे और एन चढ़े थे, ये था। ठीक है, आप देख सकते हो। फिर क्या होता है कि है ना, जैसे 80 में से डी उतर गए और एन चढ़ गए और ये 75, ये मतलब ये 50 के बराबर है। लेकिन ये क्यों है, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि इसने डी को 30 का इक्वेट क्यों माना। डी को 30 का इक्वेट मानता है तभी तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, लेकिन नहीं मानता तो नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो देख लेना कैसे क्या सिचुएशन है। ओके, देखो ये क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कांट बी डिटरमाइन आएगा, लेकिन उसने डी को जैसे 30 माना है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SICI बेस है। ठीक है, तो SICI बेस क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो यहाँ पे हमें ना टाइप ऑफ इंटरेस्ट बताया भाई, CI है या SI है, प्रिंसिपल की अमाउंट दी गई है, अमाउंट है, ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही होंगे। तो देखो, इफ द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रशांत एंड सिद्धार्थ है ना 5/4 है, तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास किसकी दे रखी है, हमारे पास प्रशांत की है, वो कितनी है 10, तो मतलब कितनी 2 गुना। तो सिद्धार्थ की कितनी हो जाएगी 8, 4 का दुगना। तो मतलब सिद्धार्थ की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी आ गई 8%। हमें पूछा क्या प्रिंसिपल जो सिद्धार्थ का हमें वो बताना है। तो सिद्धार्थ SI पर देखो, प्रिंसिपल प्लस SI ये हमारा बराबर होता है अमाउंट के। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट हमारा आ गया 8%, और सिद्धार्थ का टाइम है 7 साल, और अमाउंट भी दे रखी है हमें 43,680। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व कर लोगे तो आपके पास प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाएगी जो इसने पूछी है 28,000। कैसे, एक मिनट, देखो एक मिनट। ये प्रशांत और सिद्धार्थ, यहाँ से इंटरेस्ट रेट आ गया 8%, प्रिंसिपल प्लस SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, वो इसके बराबर था। तो यहाँ से प्रिंसिपल की अमाउंट आ गई 28,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द SI अर्न बाय दिवाकर, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड, यहाँ पे ना ये नाम गलत है, रशिका, रशिका नहीं आएगा यहाँ पे, संजय लेना, क्योंकि रशिका नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रशिका नहीं है, आपको संजय मानना है तभी इसका आंसर आ सकता है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, कि दिवाकर कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न करेगा अगर जो रेशियो है प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया है संजय ने और दिवाकर ने वो 5/4 है, और संजय ने जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया वो तो 25,000 है, मतलब 25,000 5 के बराबर, लेकिन हमें तो दिवाकर का चाहिए। तो पापा 25 मतलब 5 चौक 20, तो दिवाकर ने कितना इन्वेस्ट किया 20,000। आगे इसने बोला है कि जो दिवाकर के रेट है ना वो 3 ज़्यादा है, संजय आएगा। ठीक है, संजय की कितनी थी रेट 15, 15 पे 3 मतलब 18 ज़्यादा है, और कितने सालों के लिए 3 सालों के लिए, एक मिनट 3 सालों के लिए। तो इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, कैसे, ऐसे, एक मिनट। हाँ देखो,
ये दिवाकर से हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, दिवाकर का संजय की हेल्प से, रेट आ गया 18% और जो फॉर्मूला होता है साई का वही प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्या कहता है कि हमें इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर। देखो जो कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडेड छोड़ा, जब हाफ ईयरली वर्ड आ जाए ना तो जो रेट होती है वो हमारी हाफ हो जाती है और टाइम 2 टाइम्स हो जाता है। तो जो संजय है उसकी रेट हमारी 15 है तो मतलब 7.5 हो जाएगी। 1 साल के लिए बोला था 2 ईयर्स टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें ना उसका क्या बताना है कि अमाउंट जो अर्न की है संजय ने वो, तो रेट हमारे कितनी हो गई भाई 7.5 मतलब 7.5 है तो हम लिख सकते पॉइंट का 0 और 2% के, तो मतलब काटते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3/40, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 40 से 43 हुआ, ये हमारे ओरिजेंटल मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब ये 1600 आ गया और ये 1849, और हमसे अमाउंट ही पूछे, लेकिन 1600 की वैल्यू तो हमारी कितनी है 25,000 के बराबर है। 25,000 अपन में 1600 मल्टीप्लाई 1849, तो आंसर आ जाएगा 28,890, ठीक है, पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये संजय था, ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम था, क्योंकि हाफ हो गई थी ना रेट और टाइम, 1 साल में बताना था तो भाई 6 महीने के 2 बन गए, और ये हमारे पास आ गया तो 40 से 43, 40 से 43 इतना आया, और 25,000 1600 की वैल्यू है तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द इंटरेस्ट अर्न बाई कुश ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो हमें दे रखा है, तो हमें अमाउंट बतानी है जो इन्वेस्ट की थी उसने। तो देखो जो कुश है ना, कुश उसका टाइम 2 साल है, रेट 12% है और CI पे है, ठीक है। रेट है 12, टाइम 2 साल है और इंटरेस्ट भी दे दिया, तो हम निकाल ही सकते हैं 12 भाई सक्सेसिव लगा के हम टोटल जो इंटरेस्ट है वो बता सकते हैं 2 सालों का CI पर। 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100, तो ये आ गया हमारा 25.44%। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 25.44 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3052.8। जब इसको सोल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता है 12,000, ठीक है। कैसे, 1 मिनट, ऐसे, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब ड्रिल 50 का। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर कंपनी, बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें है ना डाटा सिंपली ही दिया गया है, हमें ना ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल बताए गए थाउजेंड्स में कि LG प्लस हिताची के जो रेफ्रिजरेटर बेचे गए हैं अलग अलग मंथ्स में, तो डाटा हमें नॉर्मली निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपली दे रखा है तो हम ये निकाल लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे तो 10 ही है, 10,000, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 40, ओके। और ये परसेंटेज है LG टोटल का, तो टोटल का परसेंटेज कैसे, ये 50% है, ये बीच में है तो मतलब 65% है, ये 35 है, ये हमारा 45 है, मतलब ऐसे परसेंटेज है। तो हम क्या करते हैं, टोटल है उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये सारा किसके, इनके ऊपर, और इनकी जो वैल्यू आती है उसको घटा देते हैं उससे, इस टोटल में से, उससे ये हिताची का आ जाता है। कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये हिताची का भी आ गया। अब बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हिताची के बेचे गए हैं फरवरी एंड मार्च में, हिताची के फरवरी प्लस मार्च में वो कितने % ज़्यादा या कम है जो रेफ्रिजरेटर बेचे गए हैं किसके, हिताची के ही जुलाई में। तो जुलाई में हिताची के कितने बेचे गए हैं भाई 18,000, ओके। और फरवरी और मार्च में हिताची के 7,000 और 9,750, ठीक है, आप देख सकते हो डाटा। तो ये आ गया, पहले तो नॉर्मल फॉर्म में बनेगा, फिर हम क्या करते हैं, नहीं तो ज़्यादा या कम बताना था, तो कैसे आएगा 18 माइनस 1650, क्योंकि 1 0 तो हमने काट दी, वैसे भी सिंपली ले सकते हो टोटल से तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 6.9% लेस, ठीक है, कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन द मंथ। ये क्वेश्चन ही अच्छा है इस पूरे DI का, और तो सारे नॉर्मल ही हैं। क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो रेफ्रिजरेटर बेचे गए हैं ना मंथ ऑफ मई एंड जून में, LG के, देखो LG वाले,
तो मई में LG के बेचे गए हैं 15,000 और जून में 12,500। ओके, इनमें कहता है कि 10% एंड 15% फोल्ट है, तो फोल्ट आ गया 10% मतलब 1,500 और इसका 12,500 का 15% मतलब 1,875, मतलब टोटल कितने आ गए 3375। और ओवरऑल बताता है कि ना 5,000 फोल्ट है, 5,000 में मतलब LG और हिताची दोनों है, तो 3375 घटाते हैं तो हिताची के कितने आ जाते हैं 1625। ठीक है 1625, ठीक है हिताची के 1625 हैं और LG के 3375 हैं। फिर ये बोलता है कि लेकिन जो हिताची है ना उसके तो मई में हमें बताने हैं और जून में 635 है, तो 635 घटा देते हैं तो मई के हमें पता चल जाते हैं कितने आते हैं 990। अब बोला गया मई के जो LG के हैं और हिताची के उनका डिफरेंस बताना है, तो वो आ गया हमारा आंसर 570। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो सोल्ड और फोल्ट, तो टोटल हमने इतने भेजे थे अलग अलग मंथ में, इतने इतने फोल्ट आए थे, तो मतलब फोल्ट हमें पता चल गया था कि 1,500 था और 1,875 था, लेकिन टोटल तो बोल रहा है कि 5,000 फोल्ट था, तो इसमें LG के तो सिर्फ इतने तो मतलब बचे हुए हिताची के होंगे। फिर हिताची के ये बोल रहा है कि जून में मतलब इतने फोल्ट है तो मई में क्या हो जाएंगे, इनका डिफरेंस मतलब 990 है, तो दोनों का डिफरेंस हमें बताना था 990 और 1,500 का, तो हमारा आंसर आ गया 510। ठीक है 510 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो जनवरी एंड अप्रैल में बेचे गए हैं टुगेदर टू द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो जनवरी में और अप्रैल में बेचे गए हैं LG के और हिताची के मई और जुलाई में, तो ये आ गए 5,000 प्लस 13,500 मतलब 18,500 और 10,000 प्लस 18 मतलब 28,000। ठीक है, तो इनको काटेंगे ना तो हमारा आ जाएगा आंसर 3756। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एवरेज बताना है रेफ्रिजरेटर का जो है ना पीरियड में बेचे गए हैं, तो इसका क्या करना है हमें, इन सब का सम किया, एक मिनट, इन सब का सम वो है हमारा 71,750 और मंथ से हमारे 7 इनसे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट चेकलिस्ट थी नंबर 9। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट थैंक यू के रूप में ज़रूर करें। ये वर्क करते हैं एज ए मोटिवेशन, हमारे जो भी हम हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए। एंड थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।